नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के विजिट से तो बिल्कुल जो इजराइल में एक सुनामी आ गया है। मीडिया पे तो छाए हुए है ये इंडिया की विजिट की खबर। हम मतलब जिस तरीके से देखते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि इंडिया जैसा इतना बड़ा देश का एक लीडर जो है उनके देश में गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है बहुत सारे देश इजराइल को, खास करके जो लिब्रांडूज है वो इजराइल को आइसोलेट करना चाहते हैं। तो इस आइसोलेशन के टाइम पे जब बहुत कोई इजराइल को गाली देता है, उस वक्त जब एक देश की लीडर उनके साथ खड़े रहते हैं, दैट मीन्स अ लॉट फॉर देम। तो ये दिखेगा और स्टार्टिंग ही जो है वीडियो का, वो वीडियो ही आपका दिल पूरे तरीके से जीत लेगा, क्योंकि मैं पीपल टू पीपल रिलेशनशिप पे ज्यादा ध्यान देता हूं। और इस वीडियो में आपको इंडियंस और इजराइल लोगों के बीच एक बहुत अच्छा रिश्ता जो है उसका नजारा आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही आसाम में मेरे 3 मूवीज बन रहे हैं बैक टू बैक इन अ ह्यूज कैनवस विद अ बजट ऑफ 1 करोड़ ईच, जिनके हिंदी डब्ड वर्जन एक बहुत बड़े ओटीटी में रिलीज होने वाला है। सो इट विल रीच मिलियंस ऑफ ऑडियंस। अगर आपको इन प्रोजेक्ट्स में को प्रोड्यूसर बनना है या फिर अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को इन फिल्म्स में प्रमोट करना है, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। ברוכים הבאים לוואדי. שים הדגל. תגיד. שלום מודי, תגיד. שלום מודי. ברוכים הבאים. ברוכים הבאים. שתגיד ברוכים הבאים מודי. ברוכים הבאים מודי. סלام לסבא מודי. אם לא יחול שינוי של הרגע האחרון। तो भारत के प्रधानमंत्री इजरायल पहुंच चुके हैं। ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से हो रही है। एजेंडा में कई डिप्लोमेटिक इश्यूज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और ईरान में संभावित अमेरिकी कार्रवाई के प्रभावों पर चर्चा भी शामिल है। लेकिन हमारे लिए सबसे अधिक इंटरेस्टिंग सिक्योरिटी एस्पेक्ट है और इसके पीछे एक बड़ी रणनीतिक हलचल छिपी हुई है। भारत में इजरायल के विपरीत इस यात्रा को एक्सटेंसिवली कवर किया जा रहा है और इसे द्विपक्षीय संबंधों में एक नए अध्याय के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो रक्षा सहयोग, विशेषकर रक्षा खरीद के क्षेत्र में एक नए शिखर तक पहुंच सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत एडवांस्ड इजरायली मेड डिफेंस सिस्टम्स की खरीद को आगे बढ़ाने में गहरी रुचि रखता है। इसके साथ ही दूर से रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और यहां तक कि आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम को भी इंडियाज प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल बताया गया है। בערך שליש מאלו של מערכת מגן אור הישראלית। रिपोर्टों में आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए हैं। हालांकि ये अभी मीडिया रिपोर्टों पर बेस्ड हैं और भारत या इजराइल द्वारा ऑफिशियली कंफर्म नहीं की गई है, लेकिन इन सौदों की कुल राशि लगभग $8.5 अरब बताई जा रही है, जो संभवतः वर्ष 2026 के भीतर ही पूरी हो सकती है। रिपोर्टों के अनुसार भारत की शॉपिंग लिस्ट में रफाल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स द्वारा निर्मित प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स, 250 किलोमीटर तक मार करने वाली सर्फेस टू एयर मिसाइल्स, 300 किलोमीटर तक की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें, उनके लॉन्चरों सहित और एडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे कि बाराक 8 शामिल है। साथ ही साइको डोमेन में रक्षा खरीद के लिए एक विशेष प्रावधान भी बताया गया है। जहां भारतीय प्रधानमंत्री को कनेसेट में उनके भाषण के बहिष्कार को लेकर सुर्खियां मिल रही हैं, वहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस विवाद में उलझने का इरादा नहीं रखते। वे एक डिग्निफाइड स्टेट विजिट की तैयारी कर रहे हैं, जिसके दौरान एक मैसिव प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने की संभावना है, जो इजराइल के ब्लू एंड व्हाइट डिफेंस इंडस्ट्रीज और वेपन सिस्टम्स के लिए एक और रिकॉर्ड साबित हो सकता है। הסכם רכש ענקי, שיא נוסף של התעשיות הביטחוניות ומערכות הנשק. כחול לבן שלנו. हम इजरायल में प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े विषय पर एक और छोटा सा अंश देखना चाहते हैं। आइए उस अंश को देखते हैं और फिर उस पर चर्चा करते हैं। Israel is a powerhouse of innovation and technological leadership. This creates a natural foundation for our forward-looking partnership. We are committed to expanding trade, strengthening investment flows, and promoting joint infrastructure development.
ראש ממשלת הודו. इजराइल को दुनिया भर में अपने आप में एक महाशक्ति माना जाता है। वो कहता है हम हर एक क्षेत्र में महाशक्ति हैं, तकनीक में भी और सेना में भी। मोदी इसकी सराहना करते हैं और इसे स्वीकार करते हैं। ये सब इसी हिस्से में कहा गया था। मेरा मानना है कि इस अंश में कनेसेट के अंदर की बात दिखाई गई, लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ वो छूट गया। उस पर भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब आइए सच में महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करें कि मोदी ने वास्तव में क्या कहा। חשוב, דיברת על מהלכים אסטרטגיים. हाँ, ये महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करने और IMEC कॉरिडोर के माध्यम से रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के अलावा हमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर भी अपनी नजरें केंद्रित करनी चाहिए? इजराइल की तरह भारत भी वहाँ अपनी उपस्थिति को बढ़ाने और गहरा करने की कोशिश कर रहा है। सोमालीलैंड को मान्यता देने के बाद इजराइल स्वाभाविक रूप से हूतियों के करीब रहकर उस खतरे से निपटने में रुचि रखता है। अब भारत भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स का विस्तार करना चाहता है। इजराइल समुद्री मार्गों की सुरक्षा, इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज और विशेष रूप से टेक्नोलॉजिकल सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस टूल से संबंधित सहयोग प्रदान कर सकता है। भारत फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने में सहायता कर सकता है। साथ मिलकर भी न केवल उन लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं जिनकी हमने चर्चा की, बल्कि क्षेत्र में बढ़ती चाइनीज और टर्किश प्रेजेंस को भी कुछ हद तक बैलेंस कर सकते हैं, जिसकी वहाँ काफी मजबूत पकड़ है। इसलिए ये एक ब्रॉड स्ट्रेटेजिक मूव है जिसमें बहुत अधिक संभावनाएं हैं। ולכן זה גם מהלך אסטרטגי רחב עם המון יש לו המון פוטנציאל. עכשיו דיברנו בצורה רצינית על הביקור. अब तक हमने इस यात्रा पर गंभीर तरीके से चर्चा की। इस समय हम उन बातों पर चर्चा करना चाहते हैं जो इसके आसपास हुई, जिसे पर्दे के पीछे या कार्यक्रम से पहले की घटनाएं कहा जा सकता है जब मोदी यहाँ थे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट की प्रेसिडेंट को कनेसेट के स्पीकर द्वारा कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया था, इसलिए विपक्ष ने इसका विरोध करने का निर्णय लिया। उन्हें एक ब्रिलियंट सोल्यूशन सूझा। जैसे ही मोदी प्लेनरी सेशन में प्रवेश करें, वे बाहर निकल जाएं। तो आइए बात करते हैं कि यायर लपेद ने माहौल शांत करने के लिए क्या कहा, और फिर ये भी समझाएंगे कि इसके बावजूद सदन कैसे भरा हुआ और प्रभावशाली दिखाई दे रहा था। הכנסת נראתה מלאה ונפלאה. בבקשה. Mr. Prime Minister, I'm only going to take a minute of your time to make sure you know whatever happened here today has nothing to do with you. The entire state of Israel. Let's try and not make things worse. The entire state of Israel is filled with admiration to your leadership, to your friendship. רק אמיר אוחנה, איך הכל? אבל תדעו לכם, השלט היום... पहले ऐसा होता था कि आप हर 4 साल में एक बार वोट देते थे, लेकिन आज हर दिन जब आप रिमोट खोलते हैं और कोई चैनल नंबर दबाते हैं तो आप असल में उस मीडिया पार्टी या किसी दूसरी मीडिया पार्टी को वोट दे रहे होते हैं। अभी आप इन सीधे और कठोर शब्दों में देख सकते हैं कि पार्टिजन मीडिया का मतलब क्या होता है। लेट्स सी लाजमी प्लीज। लाजमी, मुझे लगता है कि आप हमें कुछ कहना चाहती हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं संक्षेप में कहूंगी, स्पष्ट रूप से हमने ऑपोजिशन की ओर से एक बचकाना सर्कस देखा। मैं ये भी मानती हूँ कि यायर लापेद का बयान शायद अंततः कुछ हासिल नहीं कर पाया, बल्कि हो सकता है कि स्थिति और बिगड़ गई हो। मेरे लिए बर्ग सेरी से सहमत होना आसान नहीं है, लेकिन इस विशेष मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट इसहाक अमित को आमंत्रित न करने के फैसले पर मुझे नहीं लगता कि इससे हमें कोई लाभ हुआ है। जुडिशियल सिस्टम को लेकर बहुत आलोचनाएं हैं और सुधारों की आवश्यकता भी हो सकती है। इसका महत्व है, लेकिन मेरी नज़र में हम अपनी राजकीय गरिमा को कमज़ोर कर रहे हैं। इस दिशा में कदम उठाना सही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि बड़ी आलोचनाएं या सुधार की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, लेकिन यदि आप मुझसे पूछें कि हमें कैसे आचरण करना चाहिए, प्रधानमंत्री के प्रवेश करते ही उनके भाषण के दौरान उठकर बाहर निकल जाना और बाद में उसका कारण बताना, इसलिए मैंने इसे बचकाना सर्कस कहा। ये अनुचित प्रतिक्रिया थी और ये संकीर्ण सोच को भी दर्शाती है। भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर है और हमारा करीबी मित्र है जिसने अक्टूबर 7 को हमारे साथ खड़ा होकर समर्थन दिया। हमारे उसके साथ इतने शेयर्ड इंटरेस्ट्स हैं कि इस तरह का व्यवहार बिल्कुल उचित नहीं था। साथ ही यदि आप पूछें कि हमें अपने भीतर किस प्रकार की समीक्षा करनी चाहिए, तो मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट के आगमन का बहिष्कार करना सही नहीं था, चाहे उनके खिलाफ कितनी भी आलोचनाएं क्यों ना हो। שנשיא בית המשפט העליון עם כל הביקורת הרבה שיש עליו. שוב, מה נעשה? נועה, זה בשבילך, אני אומר לך, את חדשה פה יחסית. לא כל כך חדשה, רק אצלך. וואו, נכון. אבל נשיא בית המשפט, הוא בעצם החרים את הוועדה למינוי שופטים כשהוא מינה את עצמו.
सबसे पहले आहिर ने कमेंट किया कि अगर इजराइल और इंडिया की दोस्ती ऐसे ही चलती रहे तो इस्लामिस्ट के तो पैर कापेंगे। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि पैर कापेंगे, ये तो तुमने बहुत पोलाइट भाषा बोल दी। असल में होगा कुछ ऐसा। ओए रुक, साले तू। उसके बाद योल रॉल ने कमेंट किया कि आई लव इंडिया फ्रॉम इजराइल, गुड लक टू मोदी। उसके बाद बिजी गाय ने लिखा है कि मेरा एक सवाल है, व्हाई इज देयर इवन ए लेजिटिमेसी ऑफ इस्लामिक कैंसर इन आवर सोसाइटी। हिंदी में बोलूं तो हमने अपने समाज में इस्लामिक कैंसर को क्यों पाल रखा है। यहां पे मैं एक कुछ बात कहना चाहूंगा। बेसिकली कुछ लीडर्स जो कांग्रेस में है रिवर्स साइड और बीजेपी में जो है, सारे तो नहीं बट बीजेपी के भी कुछ लीडर्स जो है वो बस मुंह से ही बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है, लेकिन एक्चुअल में इनमें से कुछ लोग ये चाहते हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन की खतरा जो है वो बना रहे, ताकि हर इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम करके वोट बटोर सके। वो एक्चुअल में ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो इस प्रॉब्लम को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करता है। मैं चाहता हूं कि अगले 5 सालों के अंदर ये हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम रहे ही ना, और उसके लिए सिंपल सॉल्यूशन है जिसके मैंने पहले भी वीडियो में कहा कि अगर मैं मिनिस्टर होता तो मैं ये मेक श्योर करता कि 1947 में जो हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन का रेशियो है वही मेंटेन रहे। माइनॉरिटीज के खिलाफ बेवजह अत्याचार ना हो, लेकिन एट द सेम टाइम कन्वर्शन नहीं होना चाहिए और डेमोग्राफिक्स बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन सच्चाई तो यह है कि कांग्रेस तो है ही, लेकिन बीजेपी के भी कुछ लीडर्स इस कैंसर को पाल के रखना चाहते हैं ताकि दूसरे मुद्दों से पब्लिक का अटेंशन हटे। यहां पे चाइना एक रोल मॉडल है कि किस तरीके से उन्होंने रिलीजन को एक प्रॉब्लम होने ही नहीं दिया, और ना ही वो उस बेसिस पे वोट बटोरते हैं, क्योंकि वो इस कैंसर को बहुत पहले ही ट्रीट कर चुके हैं। और यहां इजराइल के पॉलिटिकल लीडर्स भी कोई दूध के धुले नहीं है। थ्रू आउट द हिस्ट्री इजराइल इस्लामिक कैंसर से इतना सफर किया है, लेकिन फिर भी इजराइल अजरबैजान जैसे एक देश को वेपन सप्लाई कर रहा है। ये उन सब इजरायली के ऊपर एक थप्पड़ है जिन्होंने टेररिस्ट अटैक में अपना जान खोया है या फिर किसी अपनों को खोया है, जिससे उनकी हिपोक्रेसी साफ नजर आती है। इस हाई टाइम की इंडिया और इजराइल के लोग इस कैंसर को खुद ही ट्रीट करे और ये मामला अपने हाथ में ले और इस कैंसर को हमेशा के लिए ट्रीट कर दे। उसके बाद डानी केएस9 ने लिखा कि इंडिया और इजराइल के हालत में काफी सिमिलरिटीज है, लेकिन सालों से हमारे रिश्तों को नेग्लेक्ट की गई है और कोई एफर्ट नहीं डाला गया जिससे इंडिया के लोग ये समझ सके कि वी हैव मच मोर इन कॉमन देन इंडियंस थिंक। इंडिया जितना सोचता है उससे कई ज्यादा कॉमन है हम दोनों देशों के बीच। और क्योंकि हमने एफर्ट नहीं डाला तो उसका अंजाम यह हुआ कि हमारे लीडर्स के नाअहली के वजह से इंडिया को हम रीच ही नहीं कर पाए, जिससे हुआ ये कि अरब और कतरी इन्फ्लुएंस और प्रोपेगेंडा पूरे तरीके से इंडियन सोसाइटी में छा गया। और आज भी बहुत सारे इंडियंस पैलेस्टीनियंस, एक ऐसे जीव जो कि 1964 से पहले एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, उनको इजराइल के नेटिव्स मानते हैं। जिसके रिप्लाई मैंने कहा कि फ्रेंड, ये जो भी अरबी और कतरी इन्फ्लुएंस की बात आप कर रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा हाथ बॉलीवुड की मुल्ला इंडस्ट्री भी है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे इजरायलीज भी इंडिया को बॉलीवुड से इक्वेट करते हैं। ये बिल्कुल भी मत करिए। रादर साउथ इंडियन या फिर बहुत सारे रीजनल मूवीज जो है वो एक्चुअल इंडियन कल्चर को दिखाता है, जबकि ज्यादातर बॉलीवुड के ढोंगी पाकिस्तानी फंडेड स्टार्स इजराइल को आए दिन गाली देते रहते हैं। लेकिन 90% ऑफ हिंदूज में इजराइल को लेके पर्याप्त नॉलेज और अवेयरनेस जो है वो है। इसलिए आजकल ये 2% के भांड बॉलीवुड की भी हम नहीं सुनते हैं। ये लोग कोशिश करते हैं हमें इन्फ्लुएंस करने की, बट हम इन्फ्लुएंस होते नहीं है, रादर इनके फिल्मों को ही बॉयकॉट करते हैं। सो चीयर्स फॉर दिस डेवलपमेंट। आशा है कि आने वाले टाइम पे इजरायली और इंडियंस की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होगी। उसके बाद यूजर I1 ने कमेंट किया कि इंडिया इज द ओनली ब्रिक्स मेंबर फ्रेंडली टू इजराइल। उसके बाद द आर्कमेज ने कमेंट किया कि नेतन्याहू की मोदी के लिए एडमिरेशन और शेयर रेस्पेक्ट रिमार्केबल है, हैंड्स डाउन। प्रियंका गांधी और कांग्रेस को खुद पे शर्म आनी चाहिए। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि जो लीडर्स अपने देश को भी बेच चुके हैं उनको अपना शर्म बेचने में कितना टाइम लगा होगा, जरा खुद ही सोचिए। उसके बाद स्टेल्थ बॉम्बर ने कमेंट किया कि नरेंद्र माय फ्रेंड, दैट्स अ होल न्यू लेवल। उसके बाद लॉपसांग टेंजिन ने कमेंट किया कि वी आर डीपली ऑनर्ड टू हैव पीएम मोदी इन इजराइल। हम इजरायलीज उन्हें बहुत पसंद करते हैं और हम इंडिया और इंडिया के वंडरफुल लोगों से भी बहुत प्यार करते हैं। इट्स एन अमेजिंग अलायंस बिटवीन टू ग्रेट सिविलाइजेशंस।
उसके बाद पानाविला ने कमेंट किया कि मोदी को भाई बोलना बहुत इमोशनल था एंड अ ग्रेट एक्नॉलेजमेंट ऑफ द लीडर। उसके बाद पेरी हिलियन ने लिखा है कि इजराइल के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारे साथ है। इंडिया ने रिश्ते की बर्फ पिघला के एक क्लियर कट स्टेटमेंट दिया है दुनिया को कि इंडिया इस्लाम के खिलाफ लड़ाई में इजराइल के साथ खड़ा है। द वर्ल्ड्स 2 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस आर स्टैंडिंग टॉल। कैंसर के खिलाफ दोनों देशों की दोस्ती और भी गहरी होगी। उसके बाद सैक्रेड लाइट ने लिखा है कि इंडिया सबके साथ दोस्ती निभाता है, लेकिन इंडिया की दोस्ती का फायदा उठा के बहुत सारे इविल फोर्सेस ने इंडिया के संपद और खजाने को लूटा है। यह बहुत दुख की बात है कि इंडिया के अच्छाई का हमेशा फायदा उठाया गया है और इंडिया के अच्छाई का फायदा उठा के इंडिया को ही प्लंडर किया गया है। उसके बाद बॉम्बे वेगा ने लिखा है कि आई एम ग्लैड टू सी दैट इजराइल एंड इंडिया बॉन्ड्स आर गेटिंग डीपर। होप द ब्रदरहुड लिव्स फॉर एवर। उसके बाद जेट माजूर ने लिखा है कि मोदी की अप्रोच ऐसा लगता है कि डायरेक्टली कौटिल्य ब्रैकेट में चाणक्य की प्लेबुक से ली गई है। मोदी जी साफ साफ सनातन धर्म और ज्यूइश सिविलाइजेशन को नेचुरल लॉन्ग टर्म एलाइज मानते हैं। दोनों ही एंशियंट सिविलाइजेशन है जिन्होंने ब्रिटिश और इस्लामिक इन्वेशन को चीरते हुए आज दुनिया के सबसे खुशहाल डेमोक्रेसी में से एक है। एक तरफ जहां इंडिया एक स्ट्रांग प्रैग्मेटिक टाई मेंटेन करता है गल्फ शेकडम्स के साथ, किंगडम के जगह ये लोग शेक, क्योंकि शेक का किंगडम है तो एक मिला के एक अच्छा टर्म बनाए शेकडम। हालांकि इंडिया एक स्ट्रांग प्रैग्मेटिक टाई मेंटेन करता है विद गल्फ शेकडम्स, लेकिन वो टाइज मेनली एनर्जी रिसोर्स के लिए है। लेकिन मोदी अच्छे से जानता है कि डीपर स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस टाइज जो है वो इजराइल के साथ ही होनी चाहिए, क्योंकि शेयर्ड चैलेंजेस फ्रॉम टेररिज्म, शेयर्ड विजन इन इनोवेशन सिनर्जीज, यानी कि दोनों ही देश नए नए आविष्कार करना चाहते हैं, और तो और डिफेंस कोऑपरेशन एंड नेचुरल जीरो टॉलरेंस स्टांस अगेंस्ट इस्लामिक टेररिज्म। आज चाणक्य अगर जिंदा होते तो ये सब पॉलिसीज देख के वो बिल्कुल खुश हो जाते और एकदम ग्रीन सिग्नल देके अप्रूव करते। उसके बाद हारून रूहा ने कमेंट किया है कि जहां तक रैशनल अप्रोच की बात है तो इंडिया एंड इजराइल आर आयरन ब्रदर्स।